मुल्की मंजरनामे पर छाई है वही 27वीं आईनी तरमीम। बड़ा अहम सवाल है कि आइन में ये तब्दीलियाँ कब किन किन हालात के पेश नज़र की जाती हैं। आज हम आपसे उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट के इजलास में मंजूरी दे दी वीडियो लिंक के ज़रिए वहीं आज़रबाईजान से, और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, उन्होंने मीडिया को भी इस पर ब्रीफ़ किया और मामला बज़ाहिर यूँ लगता था कि सबका इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज़ किया कि आपको जल्दबाजी क्या है, जब ऐवान में अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है, ऐवान बाला में भी और ऐवान ज़ेरी में भी, तो आप इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मामला जो बिल है वो कमेटीज़ को भेज दिया गया है सिटी साहब, लेकिन जब ये मुसविदा सामने आया फाइनल, तो हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें तो वो सब चीज़ें थी नहीं जिन पर डिबेट का आगाज़ बिलावल के ट्वीट के बाद हुआ, जैसे NFC हो गया, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला, दोहरी शहरियत जिस पर हमने कल बात की, तालीम और आबादी की वजारतों का मामला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लेकर लोगों और बॉडीज़, सो मैनी थिंग्स। ऐसे लग रहा था सब इसमें आएंगी और आपने बताया था कि कैसे पास होंगी। ये ऐसे लग रहा है कि दो ही डोमेन्स को टारगेट कर रही हैं, आर्टिकल 243 जिस पे बिलावल ने कहा कि हम आमादा हैं, और दूसरी तरफ जुडिशरी से मुतालिक जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था। अब जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करार दिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि यही फाइनल मुसविदा? आयशा देखो, कल हमने जो बात की थी ना, हमने कहा था 3 इश्यूज़ के ऊपर बात आगे बढ़ेगी, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हमने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा और एक फील्ड मार्शल साहब का आईनी कवर दे दिया जाएगा, आईनी कवर मिल जाएगा उनको, और भी अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए। और तीसरी हमने कहा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर अभी कन्फ्यूजन है, क्या वो पास करेंगे उसकी अमेंडमेंट या नहीं। मैंने कहा था फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी करते तो वो जो फ़ौज चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि डिफेंस के लिए पैसे और मिले उन्हें, वो और किसी तरह रास्ते से उनको मिल जाएंगे। आपने कहा कोई और फार्मूला बन जाएगा बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ये कहा हुआ है ना कि हम NFC अवार्ड को चेंज नहीं होने देंगे, तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मगर जो उसका मकसद है जो तब्दीली का, वो और रास्ते से, मैंने कहा था इधर से कान पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। उनको 50, 500 या 1000 अरब रुपया और चाहिए फ़ौज को, तो वो ले लेंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसका आपने जिक्र किया, मैंने कहा उनकी ख़ास अहमियत नहीं है कि वो हेल्थ इधर आ जाती है, एजुकेशन चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ जुडिशरी और इम्पॉर्टेंट इज़ आर्म्ड फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल। और मैंने कहा था ये है पावर इक्वेशन, इसी के ऊपर काम होगा और इसी के ऊपर कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आएंगी, और वही हुआ। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने पक्का काम कर दिया। अगर आप चाहें तो वी कैन गो ओवर ऑल दी अमेंडमेंट्स। आई एम श्योर लोगों ने सुन भी ली होंगी, पढ़ भी ली होंगी, मगर चलें, अगर टाइम तो है आज। आपका तबसरा उस पर जरूरी उसका एक बाद मैं आपको बताऊंगा लुब्बे लबाब की क्या निकलेगा। हाँ, क्या निकलेगा। तो पहली बात तो ये है कि एक ड्राफ्ट बना है जिसके ऊपर काबीना ने ओके कर दिया, वो चला गया कमेटी के पास, कमेटी के अंदर बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है। इनकी उम्मीद है कि मंडे तक सेनेट ओके कर देगी और उसके बाद फिर वो चला जाएगा नेशनल असेंबली और फिर वहाँ से ये पास हो जाएगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। सेनेट के अंदर इनको 2-3 वोट्स की ज़रूरत है, जो इनके पास नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाए तो फिर भी 2-3 वोट्स की ज़रूरत और पड़ेगी। 61 है इनके पास, जिसमें हाँ, तो वो फिर मौलाना से मिल जाएँ या ANP से मिल जाएँ या एक इधर उधर से 1-2 इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे मिल जाए, तो वह कोई है कि वो उसका कोई इशू नहीं होगा, कोई ना कोई से मिल जाएंगे। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मौलाना के लोग जो है वो मौलाना को कह रहे हैं कि हमारे पे बड़ा प्रेशर है कि हम वोट दे दें, मौलाना उनको कह रहे हैं नहीं देना, ठीक है ना, वो कहते हैं मुझे बार्गेन कर लेने दे थोड़ा सा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये सेटल हो जाएंगी। अच्छा, तो अब आइए कि कमेटी के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। ये आखिर में मैं आपको लेटेस्ट जो खबर है जो अभी आप ही ने मुझे दी है वो मैं फिर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एक नया ड्रामा ना हो जाए आखिरी वक्त पे। आखिर में हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या है इसमें, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो बन जाएगा, ठीक है जी, और उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हट के सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा, ठीक है, ठीक। तीसरा ये है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में होगा। 3 साल का टेन्योर होगा जो चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ठीक, और 68 ईयर्स के ऊपर ये रिटायर करेंगे, राइट। और जो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो इश्यूज़ हैं वो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा अगर कोई इशू बनता है ऐसा। और कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स इश्यूज़ जो है वो सारे यही कोर्ट सुनेगा।
ठीक। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर था ना 184 सेक्शन में, जी। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था फॉर सुओ मोटो, जी, वो फारग हो गया। आज खुद नोटिस फारिग। वो फारग हो गया बिकॉज वो मिसयूज हो रहा था, डिपेंड करता था चीफ जस्टिस कौन है और फिर यहाँ एक सूरत आई थी कि इंडिविजुअल जजेस भी शुरू हो गए थे कि हमारा भी हक है, हम भी करते हैं, तो वो फिर बड़ी पोलिटिसाइज हो चुका था, तो वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा किया। अब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, ठीक है, वो एक और आर्टिकल है 175A, उसको भी अमेंड कर दिया इन्होंने जी। और जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर दोनों चीफ जस्टिस होंगे और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है इन दोनों में से वो ही बनेगा चीफ जस्टिस या हेड ऑफ द जुडिशल कमीशन, और वो मेरा ख्याल है अफरीदी साहब ही होंगे बिकॉज ही इज मोर सीनियर टू अमीनुद्दीन साहब। ओके, ऐसे ही है ना जी। और अमीनुद्दीन साहब प्रॉब्ली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। फिर उसके बाद वहाँ और जजेस कहाँ से और आएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जी, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट को फैसला करता है किसी इशू में और वो चैलेंज हो जाता है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हो सकता है चैलेंज हो, क्योंकि उसमें लोग कह सकते हैं कि एक इसमें आईनी नुक्ता है, पहलू है, हाँ। और उसकी तो वो वहाँ चैलेंज हो सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो इश्यूज हैं वो कहीं नहीं चैलेंज हो सकते। लोअर ठीक हो गया। अब आइए आप फौज के बारे में। आर्टिकल 243 था जिसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी एक, और उसके एक सरबराह थे, 4 स्टार जनरल होते थे, वो ख़त्म हो गई। उसकी जगह पे अब आर्मी चीफ जो है COAS है, उनको एक नया टाइटल दे दिया गया है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आजकल एक फील्ड मार्शल है वो, तो अब वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। CDF की क्या ज़रूरत है, जहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को फ़र्क कर दिया। CDF की ज़रूरत यह है कि अब जो नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन बन रही है वो है यूनिफाइड कमांड, राइट। और ये बहुत सी अब डेवलपमेंट्स हुई हैं आफ्टर द इंडिया वॉर, इसके अंदर अब यूनिफाइड कमांड की ज़रूरत है और इसके अंदर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एयर फोर्स एंड लैंड फोर्सेस एंड नेवी। तो इसलिए ये एक ओहदा और बना दिया गया जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल इसको हेड करेंगे और वहाँ यूनिफाइड कमांड बनेगा, राइट। और वो ओहदा जो भुट्टो साहब ने क्रिएट किया था वो ख़त्म 27 नवंबर से, हाँ वो फारग हो गया। अब आइए, अब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं और बाकी उनको एक लाइफ टाइम के लिए ये अवार्ड है, और जो अपने जो एयर मार्शल है और जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये भी इनको भी ये भी लाइफ टाइम के होंगे। दे विल कैरी देयर यूनिफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो। तो दोनों तीनों को एक ही लेवल पे ले आए हैं, एक्सेप्ट कि एक, और तीनों फील्ड मार्शल लेवल पे हैं अब। तीनों के ओहदे जो है बढ़ा दिए गए, तो सबको एक किस्म का फील्ड मार्शल अपने अपने एरिया में बना दिया गया, बट इनको आर्मी वालों को इनको सबके ऊपर बैठा दिया। अब आइए छोटे मोटी चीज़ें हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइज़र्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स जो होंगे वो बढ़ा दिए गए हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर कोई जज को ट्रांसफ़र किया जाता है, जुडिशल कमीशन ट्रांसफ़र कर देती है किसी जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फ्रॉम से दी सुप्रीम कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इधर से इधर किया, या उधर से इधर जज ले आए उधर ले, और वो ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे। पहले ये था कि पूछना पड़ता था कि आप अग्री करते हैं, जाएंगे या नहीं, कंसेंट लेनी पड़ती। अब ये है कि नहीं, ऑर्डर आ गया, चलो जी स्टार्ट मार्चिंग, नहीं मानते आउट, आप रिटायर हो गए, फारग हो गए। सर्विस की वजह से आपका तयन होगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, और सर्विस की वजह से फ्रॉम द डे यू आर अपॉइंटेड, तो वहाँ से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। अच्छा, बाकी ये है कि यही मोटी बातें हैं। तो अब लुब लबाब इसका ये है आयशा कि जिस मामले पे जहाँ से रेजिस्टेंस आ रही थी वहाँ से, अब वो मतलब है कि जुडिशल कमीशन के हाथ सब कुछ आ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आ गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसले करे, तुम्हारे मेरे दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यू होते हैं, कोई भी होता है, वो करते रहे, जब गवर्नमेंट को इस पर तकलीफ नहीं होती। और अगर कहीं छोटी मोटी तकलीफ होगी भी तो गवर्नमेंट सहारा लेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, तो वहाँ चली जाएगी और वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है और वो अपना काम कर लेंगे। पहले इंस्टेबिलिटी
आती थी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जुडिशरी को ऐसे फैसले कर देती थी जिसके साथ इंस्टेबिलिटी, सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। जी। हाँ, और वो पॉलिटिकल जजमेंट्स करार दी जाती थी। तो अब ये है कि जो भी पॉलिटिकल जजमेंट्स होंगी दे विल ऑल बी इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक होगी, तो वो अब नहीं होगी। ठीक। ठीक पहले थी ना, जब एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जाते थे या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाते थे तो इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। जी। अब वो नहीं होगी, अब वो जो है वही है, अल्लाह ना खैर सल्ला। ठीक। तो एक तो ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हैं वो अब फील्ड मार्शल साहब ये सब लोग जो हैं इनको नहीं निकाल सकते। और टाइटल भी वापस नहीं लिया जा सकता टाइटल भी सिवाय वापस नहीं लिया पार्लियामेंट जा के। सकता। वो रिटायरमेंट के बाद भी रहेंगे फील्ड मार्शल ताहयात। ताहयात।